बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। हेलो स्टूडेंट्स, एरर के सभी 8 फॉर्मूले पर हम लोगों की बात हो गई थी। ठीक है, एरर में हमने 8 फॉर्मूले तक कर लिया था और एरर के कुछ एग्जाम्पल मैं आज आप लोगों को और दे देता हूं। अभी अभी मैंने एक एरर का लेक्चर नोट्स भेजा है आपको एरर के एग्जाम्पल का। ठीक है, और एक सिग्निफिकेंट फिगर का आपको लेक्चर नोट्स भेजा है मैंने। बस ये 2 ही लेक्चर नोट्स हैं ये लास्ट सॉरी। तो आपको एरर का जो लेक्चर नोट्स भेजा है आज एग्जाम्पल का, एरर हमने कंप्लीट कर दिया था। एरर के कुछ एग्जाम्पल्स का आज लेक्चर नोट्स एक भेजा हुआ है। आई होप कि सभी बच्चों ने पहले जहाँ तक का लेक्चर नोट्स भेजा जा चुका है वो आपने कर लिया होगा। वर्कशीट 1 से लेके वर्कशीट 4 तक आपने सॉल्व कर लिया होगा आई होप। ठीक है, आज मैंने आपको एरर के एग्जाम्पल और सिग्निफिकेंट फिगर का लेक्चर भेजा हुआ है और वर्कशीट 5 भी भेज दिया है मैंने आपको। वर्कशीट 5 इज द फाइनल वर्कशीट ऑफ यूनिट डायमेंशन एरर। ठीक है, वर्कशीट 5 जो है वो यूनिट डायमेंशन एरर का फाइनल वर्कशीट है। उसके बाद हमने आपको फाइनल वर्कशीट भी बेटा भेज दिया है। तो वर्कशीट 1 to 5 सॉल्व करने के बाद आपको उसके बाद फिर करना है। ठीक है, वर्कशीट 1 to 5 सॉल्व करने के बाद आपको फाइनल वर्कशीट करना है। ठीक है, ओके, गुड आफ्टरनून ऑल। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। आज लेक्चर में एरर के एग्जाम्पल, एरर के जितने एग्जाम्पल मैंने भेजे हैं आज उसी को एक्सप्लेन करूंगा। आज आप उसको लिख लेना। ठीक है, अगला लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा यूनिट डायमेंशन एरर सिग्निफिकेंट फिगर का। आप वर्कशीट 1 to 5 में यदि किसी क्वेश्चन को चाहते हैं कि मैं मेरे अगले लेक्चर में उसको एड्रेस करूं तो आप वो डाउट के फॉर्म में मेरे पास भेज दें। मैं मेरे लास्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा वो। ठीक है, आपका जो भी डाउट आया होगा वो आप मुझे भेजें, मैं आपका उस सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा उसका। ठीक है, नहीं समझ में आए तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके। तो आज जो है वो अपन एरर के एग्जाम्पल पे जाएंगे और एरर के एग्जाम्पल में एज इट इज जो एग्जाम्पल मैंने आपको भेजा है मैं वो एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, सेम जो आपको अभी लेक्चर नोट्स में हमने भेजा हुआ है अभी अभी। ठीक है, लेक्चर नोट्स में हमने जो अभी आपको सिग्निफिकेंट फिगर से पहले जो भेजा है तो मैं एक बार आपको वो कंप्लीटली एरर वाला जो पार्ट है वो कंप्लीटली एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं एज इट इज। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो आप एक बार ध्यान देंगे जरा एग्जाम्पल पर। पहला एग्जाम्पल है बेटा, द फोकल लेंथ एफ ऑफ ए मिरर इज गिवन बाय 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v या 1 by v plus 1 by u। Find the error, find the error। ठीक है, जरा ध्यान दोगे बेटा एक बार। कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर इज गिवन बाय दिस। ठीक है, मिरर की जो फोकल लेंथ है वो इससे दी जाती है। अब वैसे सभी एरर के अपन ने एक एक एग्जाम्पल पहले से दे रखे हैं, सभी 8 फॉर्मूले के एग्जाम्पल हैं, लेकिन अब ये मिसलेनियस में जितने टेक्निकल एग्जाम्पल बनते हैं वो समझा रहा हूं कि जिसमें समझाने की कुछ चीजें अपने पास है। ठीक है, ध्यान देंगे जरा एक बार क्या बता रहा हूं मैं। 1 by f इज इक्वल टू 1 by v प्लस 1 by u। ओके, ठीक है, तो फोकल लेंथ में एरर क्या होगा यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा uv और यहां पे आ जाएगा ये u प्लस v, तो फोकल लेंथ हो जाएगा uv अपॉन u प्लस वी। राइट, क्या हो जाएगा फोकल लेंथ? फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर, फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर is 1 by v plus 1 by u।
तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u भी हमने ले लिया यहां पे आ जाएगा u, यहां पे आ जाएगा v, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा uv अपॉन u प्लस v। ठीक है, तो एरर क्या हो जाएगा, तुम्हें ये तो पता है कि एरर क्या हो जाएगा, बोलो। डेल f बाय f इज इक्वल टू डेल u बाई u प्लस डेल v बाई v प्लस डेल u प्लस डेल v अपॉन u प्लस v। ये हो जाएगा एरर, ये आपको अच्छे से पता है, ये हमने बताया है, ये जनरल फॉर्मूला है हमारा। अब मैं एक बात कह रहा हूं कि जो एरर है वो काफी हद तक हमारे कैलकुलेशन के तरीके पर भी डिपेंड करता है। जो एरर है बेटा वो काफी हद तक हमारे कैलकुलेशन के मेथड पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। ठीक है, अच्छा दूसरी बात आप समझें, एरर जो है वो काफी हद तक कैलकुलेशन के तरीके पर डिपेंड करता है, ये बात आप समझेंगे। ठीक है, तो इस चीज को जरा आप समझें। एक और मेथड है सेकंड मेथड, तो मैं इसको यहां पे बता रहा हूं आपको कि इसका सेकंड अप्रोच क्या है। इसका सेकंड अप्रोच क्या है, हल्की सी डिफरेंशिएशन काम में लूंगा मैं यहां पे। सेकंड अप्रोच जरा आप समझें, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक, ये तो जनरल है ही, यदि ये दिया हुआ है तो अपन इसी में टिक करेंगे, ये बात तय है। यदि इसमें एरर का ये दिया हुआ है तो अपन इसी में टिक करेंगे, ये बात बिल्कुल आप माने। ठीक है, अब लेट सपोज कि आंसर में नहीं हो, इसका मतलब वो सेकंड अप्रोच की तरफ गया है। यदि इससे आंसर आ रहा है तो हम इसी में टिक करेंगे और इट इज करेक्ट। ठीक है, लेकिन यदि लेट सपोज कि ये ना हो तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसके सेकंड अप्रोच की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, ध्यान देंगे जरा सेकंड अप्रोच की तरफ। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा वो हो जाता है माइनस df/f²। ये डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ये जब मैं मैथ्स में जाऊंगा तब अपन बात कर सकते हैं इसमें। ठीक है, डिफरेंशिएशन में ये बात आएगी, लेकिन अभी सिर्फ इतना हमने ध्यान रखा कि 1/f का जो डिफरेंशिएशन गया वो कहां चला गया, माइनस df/f²। ठीक है, 1/v का गया माइनस 1/v² dv, और ये वाला चला गया माइनस du/u²। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/f ये क्या हो जाता है, माइनस 1/f² और f का df, तो माइनस df/f²। अभी बहुत ज्यादा आपको चिंता नहीं करनी, जब आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाएगा तो उसमें बहुत सारी बातें हम काम में लेंगे। ठीक है, 1/f, तो 1/f का डिफरेंशिएशन माइनस df/f², 1/v का माइनस dv/v², और 1/u का माइनस du/u²। माइनस हटा दो यहां से तो क्या हो जाएगा, बोलो। df/f² इज इक्वल टू dv/v² प्लस du/u²। ठीक है, ओके। ठीक है, अब हम आगे प्लस माइनस लगाएंगे, तो प्लस माइनस df/f² प्लस माइनस dv/v² प्लस माइनस du/u²। सो मैक्सिमम पॉसिबल एरर बेटे हो जाएगा df/f² इज dv/v² प्लस du/u²। ये भी एक एरर का मेथड है और ये हमारा फाइनल एरर है। ठीक है, ये मेथड हम तब काम में लेंगे बेटा जब इस मेथड का आंसर हमारा नहीं दिया हुआ हो, तब हमारे कैलकुलेशन के सेकंड अप्रोच को हम काम में लेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन का जब हम सेकंड अप्रोच करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बोलो। df/f² इज इक्वल टू dv/v² और du/u²। क्लियर है बात? ठीक है, ये बात आप अच्छे से समझ गए कि ये हो तो यही टिक करेंगे। समझो आप बात, यदि इसका सॉल्यूशन ये हो तो हम यही टिक करेंगे, ये बात अपने दिमाग में रखें आप। क्लियर? और यदि ये ना हो आंसर में तो हम इसके सेकंड अप्रोच की तरफ जाएंगे जो कि इस तरह का है, और सेकंड अप्रोच से क्या आया है, df/f²। df मतलब डेल्टा f ही है बेटा। डेल्टा f/f² इज इक्वल टू डेल्टा v/v² प्लस डेल्टा u/u²। लेकिन ये मेथड हम तभी काम में लेंगे जब ये वाला मेथड हमारा काम में नहीं आया हुआ हो। क्लियर है बात? ठीक है, तो इसका आंसर तो यही था आपकी बुक में, लेकिन उस नोट्स में मैंने सेकंड अप्रोच की बात की है, और सेकंड अप्रोच में यदि जाएंगे तो इसी क्वेश्चन का आंसर ये भी हो सकता है।
ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट आंसर पर चलते हैं। रिपीट। संजीव दो चीजें हैं, एक बार मैं फिर केवल ये बता रहा हूं कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो जब f को मैं u/u प्लस v लिख देता हूं तो आपको जो 8 फॉर्मूले गिवन है हमारे पास एरर के, उसमें आपको पता है कि जब uv/u प्लस v हो जाए तो व्हाट इज द एरर इन f? डेल f बाय f इज डेल u बाय u प्लस डेल v बाय v, डेल u प्लस डेल v अपॉन u प्लस v। ये फॉर्मूला आपको पता है बेटा, ठीक है। ये उस 8 फॉर्मूले में इंक्लूड है जो आपको मैंने एरर के 8 फॉर्मूले बताए, ठीक है। लेकिन कई बार जनरली यही दिया होता है, जनरली आंसर भी यही है, ठीक है। लेकिन कुछ बुक सेकंड मेथड को यूज करती है। मान लो दोनों आ जाए तो इसी को टिक करना है बेटा, ये बात मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूं। यदि दोनों आ जाए तो हम इसी को टिक करेंगे, ये बात आपके दिमाग में डाल रहा हूं। लेकिन जब इससे आंसर नहीं आ रहा हो, इसका मतलब कि सेकंड अप्रोच काम में लिया गया है। एरर समहाउ डिपेंड ऑन कैलकुलेशन। एरर एक्चुअली इस बात पे डिपेंड करता है कि कैलकुलेशन कैसे किया जा रहा है, ठीक है। तो ये तो यदि दिया हुआ हो तो यही सही है, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें दूसरे अप्रोच की तो हम इसको डिफरेंशिएट करके दूसरे अप्रोच की तरफ बढ़ सकते हैं। 1/f का डिफरेंशिएशन -1/f स्क्वायर होता है, और df 1/v का डिफरेंशिएशन -1/v स्क्वायर होता है dv, और 1/u का डिफरेंशिएशन -1/u स्क्वायर होता है और du, ठीक है। माइनस हटा देंगे, प्लस माइनस हम यहां पे लगा देंगे। तो ये जो एरर का फॉर्मूला हमारा आएगा दैट इज df/f स्क्वायर इज du बाय v स्क्वायर प्लस दिस। ये भी एक फॉर्मूला है। तो जब ये आएगा तब अपन बात करेंगे, ठीक है। दो आंसर हो सकते हैं, लेकिन ये हो तो यही टिक करेंगे, ये बात मैंने आपको बताई है। अगले पर आए। नेक्स्ट पर जरा ध्यान दें, बात समझे बेटा। अगला एक एग्जाम्पल है, जरा बात समझना। कह रहा है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर। बेटा कॉन्वेक्स लेंस है, जरा समझ लो क्वेश्चन क्या है। कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, 30.0 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। ये सारे टेक्निकल क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ऑल आर टेक्निकल क्वेश्चंस, ठीक है। ध्यान दो, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ये, और इमेज की डिस्टेंस है बेटा 60.0 सेंटीमीटर। लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ बताना है बेटा। फोकल लेंथ हमें क्या बताना है? हमें बताना है फोकल लेंथ, ठीक है। हमें फाइनली क्या बताना है? फोकल लेंथ बताना है। ये ध्यान दें जरा। अब एक बात समझना जरा, बात कॉन्वेक्स लेंस है 30.0 सेंटीमीटर और वी है बेटा 60.0 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ निकालना है, जरा बात समझना। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही होता है ना, ठीक है। और यहां साइन कन्वेंशन के साथ रखी जाती हैं चीजें, जो चीजें हैं वो साइन कन्वेंशन के साथ रखी जाती हैं। बात समझना जरा। v क्या है? v है प्लस का 60.0 और u क्या है? माइनस का 30 सेंटीमीटर और u क्या है? प्लस का 60 सेंटीमीटर। ये बात आप समझे? v है बेटा प्लस का 60, u है माइनस का 30। ये आप समझे क्या? ये प्लस क्यों? इधर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव लिया जाता है, तो 1/f क्या हो जाएगा? 1/v माइनस का माइनस 30 क्या हो जाएगा? 1/60 प्लस 1/30। ये हो गया 60,
ये हो गया 1 + 2 3/60, एफ बराबर +20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हो गया प्लस का 20 सेंटीमीटर। यस, जो फोकल लेंथ हो गया बेटा वो प्लस का 20 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले में एरर क्या होगा? 1/v 1/u माइनस 1/this। अच्छा, डिफरेंशिएट करो, माइनस का df/f² माइनस का dv/v² और माइनस माइनस का प्लस du/u²। डिफरेंशिएट करो, फोकल लेंथ होगा प्लस का 20 सेंटीमीटर। डिफरेंशिएट करो, इसका क्या होगा? माइनस का df/f² माइनस का dv/v² और प्लस du/u², ठीक है। प्लस माइनस लगा दो आगे, तो यहां क्या होगा? चलो माइनस कॉमन ले लो, df/f² dv/v² माइनस du/u²। प्लस माइनस लगाओ आगे, df/f² प्लस माइनस dv/v² माइनस प्लस du/u²। जब प्लस माइनस जाएगा तो माइनस वाले में क्या हो जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा। मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा बोलो? मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम पॉसिबल एरर बोलो। व्हाट इज मैक्सिमम पॉसिबल एरर? df/f² इज इक्वल टू dv/v² प्लस du/u²। प्लस आ जाएगा, df/f² dv/v² और du/u², सबका प्लस, इसका प्लस, इसका प्लस, इसका प्लस, माइनस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस बाहर। अच्छा देखो, u की वैल्यू है 30.0 सेंटीमीटर, इसका मतलब 30.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। बहुत बार बेटा एरर दे देता है, बहुत बार बेटे एरर दे देता है। इसका मतलब आप समझ रहे हो? मैं कह रहा हूं यदि लिख देता u बराबर 30.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर तो एरर दे दिया, तो बहुत बार तो एरर दे देता है, लेकिन नहीं दिया, सिर्फ ये बताया 30.0। इसका मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिया है जो डेसिमल के एक डिजिट तक मेजर कर सकता है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिया है जो डेसिमल के एक डिजिट तक मेजर कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा? एरर जो है वो लिस्ट काउंट के बराबर होगा। एरर जो है बेटा वो लिस्ट काउंट के बराबर होगा 30.0। बात समझना आप। यदि आपको एक स्केल दिया हुआ है, यदि आपको एक स्केल दिया हुआ है, लेट सपोज कि इस तरीके से आपको एक स्केल दिया हुआ है, ठीक है, आपको स्केल दिया हुआ है और 10 खाने, तो आपका जो एरर होगा बेटा, एक खाने इधर उधर पढ़ सकते हो। तो यदि एरर नहीं दिया हुआ तो एरर हमेशा लिस्ट काउंट के बराबर होता है। यदि एरर नहीं दिया हुआ तो एरर हमेशा लिस्ट काउंट के बराबर होता है। मतलब एक खाना हम देखने में इधर उधर एरर कर सकते हैं, एक खाने का एरर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब समझना आप 30 पॉइंट, यदि एरर दे दे तब तो दे दे, और एरर नहीं दे बेटा तब एरर हमेशा किसके बराबर होता है? तब एरर हमेशा 30.0। इसका मतलब प्लस माइनस डेसिमल के जितने हिस्से तक ये नाप सकता है 30.0, इसका मतलब 1। अच्छा, v का मतलब जब 60.0 है तो इसका मतलब 60.0 प्लस माइनस 0.1 होगा। समझ रहे हो बात? यदि 30.0 एरर दे देता प्लस माइनस तो वही होता, लेकिन एरर ना दे तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं वही पॉसिबल एरर होगा, क्योंकि हमारी जो आइज है वो सिर्फ लिस्ट काउंट के बराबर एरर रखती है, लिस्ट काउंट के बराबर एरर। अब फॉर्मूले में क्या हो जाएगा बोलो? ये देखो, एरर के इस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? डेल्टा f/f²। f कितना है? 20। अच्छा, और क्या है बोलो? dv, dv क्या है? 0.1 dv/v² प्लस du कितना है? this by this square du/u²। ये क्या है? u प्लस माइनस डेल्टा u। ये क्या है? v प्लस माइनस डेल्टा v। तो क्या हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा डेल f/f²। f कितना है? 20 का स्क्वायर। dv क्या है? ये रहा dv 0.1/60², और du क्या है? 0.1/30²। क्या हो जाएगा बोलो? डेल्टा f बराबर 400 0.1/3600 प्लस 0.1/900।
400 से मल्टीप्लाई करो 0.1/9 और 0.4/9, 400 से मल्टीप्लाई कर दो 0.1/9 और 0.4/9, तो 0.5/9, 0.055, 0.055, तो डेल्टा एफ हो जाएगा बेटा 0.1। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें यू एक ऐसा दिया है जो डेसिमल के एक डिजिट तक नाप सकता है, जब वी ऐसा दिया है जो डेसिमल के एक डिजिट तक नाप सकता है, तो डेल्टा एफ भी डेसिमल के एक डिजिट में आना चाहिए, लेकिन डेल्टा एफ आया है 0.055। तो इसको जब हम बदलेंगे तो ये बन जाएगा 5 के बाद 5 है, राउंड ऑफ, हटाने वाली क्वांटिटी 5 से ज्यादा है तो यहां 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इसका हो जाएगा 20 ± 0.1 सेंटीमीटर। इट इज आवर फाइनल आंसर। यस, गुड अंजलि, यू हैव ए गुड आंसर। अंजलि ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, 0.1 सेंटीमीटर डेल्टा एफ। गुड, नहीं 0.01 नहीं बेटा, 0.1। ये बात आप समझ गए? दिस वन इज 0.1, या नहीं लिखता आंसर, यदि 0.06 है तो 06, लेकिन यदि नहीं है, यदि हमें आंसर लिखना है तो 0.20 ± 0.1 ही लिखेंगे। यदि हमको आंसर लिखना है तो ये होगा, ऑप्शन में यदि ये दिया हुआ है 20 ± 0.06 तो यही माना जाएगा, फिर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे 20 ± 0.06 भी लिख सकते हैं। वेरी गुड आंसर, ठीक है, ओके। ऑप्शन यदि दिया हुआ हो 20 ± 0.6 तो टिक कर देना, और तुमको 0.06, और यदि तुमको खुद बताना हो तब तो तुम इसी में बताओगे, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट गिवन है वो डेसिमल के एक डिजिट तक नाप सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। गुड किरण, गुड ज्ञानेंदु, गुड अदिति, गुड युक्ता, गुड। आप लोग लेक्चर नोट्स जरूर तैयार कर लें बेटा, लेक्चर नोट्स पूरा लिख लो। आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे वहां डाउट लिख करके भेज दो। वर्कशीट 1 से 5 में आप कुछ डिस्कस करवाना चाहते हो तो आप डाउट लिख करके भेज दो बेटा, ठीक है, ओके। ध्यान दोगे? गुड अदिति, अंजलि टास्क कंप्लीटेड, वेरी गुड, गुड श्रेयांश। आई होप कि आप सभी ऐसा कर रहे होंगे। अच्छा, वन मोर थाउट अबाउट एरर दिया हुआ है इसमें, एक और थाउट है जो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं एक बार एक और एग्जाम्पल की तरफ चला जाता हूं, वन मोर एग्जाम्पल की तरफ चला जाता हूं मैं, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल क्या है बेटा, जरा समझना। टू फाइंड आउट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड एज 20.0। टू फाइंड आउट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, समझना बेटा, टू फाइंड आउट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है वो 20.0 सेंटीमीटर नापी गई है। टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन, टाइम फॉर 20 oscillation is measured as 40 second, is measured as 40 second. Time for 20 oscillation is measured as with a stopwatch, with a stopwatch of least count 1 second, with a stopwatch of least count 1 second, with a stopwatch of least count 1 second। ठीक है, find the maximum percentage error, find the maximum percentage
परसेंटेज एरर इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसके सॉल्यूशन की तरफ आप ध्यान दें जरा, इसके सॉल्यूशन पे जा रहे हैं हम लोग, ध्यान दोगे जरा। समझो, लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड एज 20.0 सेंटीमीटर। एक पेंडुलम की जो लेंथ है बेटा वो है 20.0 सेंटीमीटर, ठीक है। टाइम 20 ऑसिलेशन का। अच्छा पहले तो समझो ग्रेविटेशनल टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। पहले बेसिक बात समझें, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, यही होता है ना टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टी स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो, 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालना है, क्या हो जाएगा बोलो, 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में एरर कितना होगा बोलो, डेल एल बाई एल प्लस 2 डेल टी बाई टी। पहले तो यहां तक की बात समझो आप। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। टाइम पीरियड के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। जी क्या हो जाएगा बोलो, 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर, ठीक है। जी बराबर 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बोलो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डेल जी बाई जी क्या हो जाएगा बोलो, डेल जी बाई जी इज इक्वल टू डेल एल बाई एल प्लस 2 डेल टी बाई टी। ये बात आप समझे भाई। 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो ग्रेविटेशनल इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, यही होगा ना बेटा। अच्छा देखो, चलो मैं एक छोटी सी चीज तुम लोगों से पहले इधर पूछ लेता हूं, उसके बाद करेंगे। मैं बोल रहा हूं x बराबर या कोई फिजिकल क्वांटिटी q, एक्स स्क्वायर वाई क्यू जेड और रूट w है बेटा, तो व्हाट इज एरर इन q। एरर इन q क्या होगा तुम ही बता दो। चलो एरर इन q क्या होगा, और यहां पे पाई भी है और यहां पे 3 भी है, पाई बाई 3 भी है। बोलो अब बोलो एरर इन q क्या होगा, ये तुम बताओ। व्हाट इज एरर इन q। q बराबर पाई एक्स स्क्वायर वाई क्यू अपॉन 3 जेड रूट w है। तो व्हाट इज द एरर इन q, ये तुम्हें बताना है। एरर इन q क्या होगा बताओ, बात समझो। व्हाट इज एरर इन q बेटा, एरर इन q क्या होगा, एरर इन q होगा डेल q बाई q इज इक्वल टू 2 डेल x बाय x प्लस 3 डेल y बाय y प्लस डेल z बाय z प्लस हाफ डेल w बाय w, ठीक है। डेल q बाय q इज इक्वल टू डेल q बाय q 2 डेल x बाय x 3 डेल y बाय y डेल z बाय z और हाफ डेल w बाय w, यही होगा ना, ठीक है। ये बात आप समझ गए। तो बताओ इसमें एरर क्या होगा, g बराबर 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। तो g में एरर क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, तो g डेल g बाई जी डेल एल बाई एल और 2 डेल टी बाई टी, यही होगा ना बेटा, ठीक है। तो अगर हमें लेंथ में परसेंटेज एरर पता हो, लेंथ में अगर हमें परसेंटेज एरर पता हो, आप बात को समझेंगे। लेंथ में अगर परसेंटेज एरर पता हो, टाइम पीरियड में अगर परसेंटेज एरर पता हो, तो हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। लेंथ में पता हो, टाइम पीरियड में पता हो, यस गुड गुड शुभम, गुड अदिति। तो अब देखो लेंथ की वैल्यू क्या दिया है, 20.0। लेंथ की वैल्यू क्या दी हुई है, लेंथ की वैल्यू दी है 20.0 सेंटीमीटर। तो लेंथ क्या हो जाएगा 20.0 प्लस माइनस 0.1। ये बात आप कहां से समझे, जब एरर नहीं दिया जाता है, एल बराबर 20.0 सेंटीमीटर, जब एरर नहीं दिया जाता ना बेटा, अगर लिख देता 20.0 प्लस माइनस 0.5। अच्छा देखो, मास यदि किसी ने नाप रखा है 3.00 ग्राम, तो तुम बताओ ये मास विथ एरर क्या है। यदि किसी ने
मास को मेजर कर रखा है, मैं क्या कह रहा हूं बात समझना, यदि किसी ने मास को मेजर कर रखा है 3.00 ग्राम, तो विथ एरर ये मास कितना है बताओ, व्हाट इज द एरर विथ मास। तो ये मास विथ एरर है बेटा 3.00 प्लस माइनस 0.01 ग्राम, ये है मास विथ एरर। दिस वन इज द मास विथ एरर 3.00 प्लस माइनस 0.01 ग्राम। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल के 2 डिजिट तक है, ठीक है, इसीलिए ये मास है। अच्छा, लेट सपोज अगला लिखता 3.00 प्लस माइनस 0.2 ग्राम। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब ये एम है और ये डेल्टा एम है। क्यों? क्योंकि विथ एरर दे दिया, अगले ने विथ एरर दे दिया। 30.0 नहीं था आदिति, वो 3.00 है बेटा, तो 3.00 प्लस माइनस 0.01, वो 3.00 था बेटा, 30.0 नहीं था। ओके, अच्छा, तो मास यदि कोई ऐसे दे दे तब तो विथ एरर दिया हुआ है, तब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और यदि कोई विथ एरर नहीं दे, यदि कोई विथ एरर नहीं दे तो डेसिमल के जितने डिजिट तक जा सकता है वही एरर होता है। ये बात आपके दिमाग में आई, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके, क्लियर है बात। अब जरा ध्यान देंगे एक बार, अब मैं इधर आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं लेंथ की वैल्यू है 20.0 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द लेंथ हेयर, लेंथ इज 20.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन इज मेजर्ड 40 सेकेंड, जबकि एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। हमें टाइम पीरियड चाहिए बेटा, तो फिर 20 ऑसिलेशन क्यों, और एक स्टॉप वॉच की हेल्प से नापा है जिसका लिस्ट काउंट 1 सेकेंड है। एक स्टॉप वॉच की हेल्प से नापा है जिसकी लिस्ट काउंट जो है वो क्या है, 1 सेकेंड। एक स्टॉप वॉच की हेल्प से है जिसका लिस्ट काउंट कितना है, 1 सेकेंड है। अब इस बात को समझो कि 20 ऑसिलेशन क्यों मेजर किया, जबकि मुझे तो एक ऑसिलेशन चाहिए। 20 ऑसिलेशन का टाइम है, 20 ऑसिलेशन में 40 सेकेंड लगता है, तो हमको तो एक ऑसिलेशन चाहिए था, एक ऑसिलेशन में 2 सेकेंड लगता है, ये बात सही है। अब बेटा यदि एक ऑसिलेशन नापने के लिए जाता विद द स्टॉप वॉच ऑफ लिस्ट काउंट 1 सेकेंड, तो क्या होता जरा बात समझना। मैंने एक स्टॉप वॉच लिया, ये स्टॉप वॉच है, अब देखो ये पेंडुलम है बेटा, पेंडुलम को यहां पे ले जाके छोड़ दिया, आया और दोबारा आया, एक राउंड, एक राउंड कब होगा, पेंडुलम का एक राउंड ऐसे आया, मान लो यहां से छोड़ा तो एक राउंड यहां आने पर हुआ, ठीक। और हमने उस समय स्टॉप वॉच दबा दिया, स्टॉप वॉच जब मैंने दबा दिया तो 2 सेकेंड लगेगा। एक ऑसिलेशन में टाइम कितना लगेगा बेटा, 2 सेकेंड। लेकिन जब हम स्टॉप वॉच से नापने के लिए जाएंगे तो उसका लिस्ट काउंट 1 सेकेंड है, मतलब एरर हो जाएगा 1 सेकेंड का। एक खाने की ऊक चूक तो हो ही सकती है ना, अरे एक खाना मतलब बिल्कुल स्मॉल, तो 2 सेकेंड में 1 सेकेंड का एरर आ जाएगा यदि 1 सेकेंड का ऑसिलेशन नापने के लिए हम जाएंगे। टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, लेकिन यदि हम एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड नापने के लिए जाएंगे तो हमसे 1 सेकेंड की ऊक चूक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी बात समझना। देखो यहां से स्टार्ट करेंगे, ये आएगा और ये आएगा 1, तो 2 सेकेंड, तो 2 प्लस माइनस 1 हो जाता ना बेटा, और 2 में 1 सेकेंड की एरर 50% का एरर हो जाता। 2 में 1 सेकेंड की एरर 50 सेकेंड की एरर हो जाती। तो उसने क्या किया, 20 ऑसिलेशन के लिए टाइम लिया, ऐसे छोड़ा, 20 ऑसिलेशन किया इसने 40 सेकेंड, लेकिन अब भी जब देखेंगे तो एरर लिस्ट काउंट के बराबर ही होगा 40 सेकेंड, और जब देखने जाएंगे तो 1 सेकेंड का एरर। तो कहां 20 ऑसिलेशन में अब एरर है 40 प्लस माइनस 1 सेकेंड। तो अब एक टाइम पीरियड क्या हो गया बेटा, 20 से डिवाइड करो, 22 सेकेंड प्लस माइनस 1/20 सेकेंड, 2 सेकेंड, तो टाइम पीरियड क्या आ गया, 2 प्लस माइनस 1/20 सेकेंड। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्यों बढ़ाया,
नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्यों बढ़ाया? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इसलिए बढ़ाया ताकि एरर घटाया जा सके। आप बात समझो, टाइम पीरियड कहते हैं एक ऑसिलेशन के टाइम को, टाइम पीरियड कहते हैं बेटा एक ऑसिलेशन के टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक बात, एक ऑसिलेशन के टाइम को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक, तो एक ऑसिलेशन का टाइम, एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा है? 2 सेकेंड, और टाइम ना अपने जाते तो 1 सेकेंड की गलती हो जाती, तो 2 ± 1 सेकेंड हो जाता कि नहीं हो जाता? क्या हो जाता? 2 ± 1 सेकेंड हो जाता, गलती हो जाती। समझ रहे हो बात? तो 20 ऑसिलेशन कर दिया, अब लगेगा 40 सेकेंड लेकिन एरर 1 सेकेंड, तो 20 ऑसिलेशन में 40 ± 1 सेकेंड, तो एक ऑसिलेशन में 2 ± 1/20 सेकेंड। ऑसिलेशन बढ़ाने से एरर घट गया। समझ रहे हो बात? क्योंकि लीस्ट काउंट के बराबर ही एरर होनी है। अब एक ही ऑसिलेशन में यदि हम लेते तो 2 सेकेंड में 1 सेकेंड का एरर 50% का एरर हो जाता, तो इतना बड़ा एरर तो ऐसे ही हो जाता। उस एरर को घटाने के लिए हमने क्या किया? नंबर ऑफ ऑसिलेशन को बढ़ाया। ठीक है, तो अब टाइम पीरियड ये आ गया बेटा, बात समझ रहे हो? 20 सेकेंड को नापा 40 सेकेंड, और एरर क्या होगा जब नापने जाएंगे तो 1 सेकेंड का, तो 1 ऑसिलेशन में होगा 2 ± 1/20। अब डेल L/L की वैल्यू आ गई हमारे पास, और डेल T/T की आ गई, तो डेल G/G इज इक्वल टू डेल L/L 0.1/20, डेल G/G, डेल L/L 0.1/20, 2 डेल T/T, 2 डेल T/T, डेल L/L 0.1/20, और डेल T/T क्या है? डेल T 1/20/2, तो डेल G/G क्या हो जाएगा बोलो? 0.1/20 प्लस 1/20, 1.1/20, और यदि परसेंटेज एरर पे जाएंगे तो परसेंटेज एरर हो जाएगा बेटा 5.5%, 5.5% का एरर होगा। ठीक है, तो ये बात आप समझे क्या कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन बढ़ाने के बाद एरर को घटाया जा गया है। यहां नंबर ऑफ ऑसिलेशन को बढ़ा के एरर को घटाया गया है, ये बात समझें। और ये टेक्निकलिटी का गजब का क्वेश्चन है, ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है। एक टाइम पीरियड कहते एक ऑसिलेशन के टाइम को है। सर अगर t बराबर 40 ± 1 सेकेंड लेके सॉल्व करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। रिधिमा बिल्कुल भी नहीं आएगा बेटा, क्योंकि कैपिटल T इज एक्चुअली टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड कहते हैं एक ऑसिलेशन में लगने वाले टाइम को टाइम पीरियड कहा जाता है। एक ऑसिलेशन में लगने वाले टाइम को टाइम पीरियड कहा जाता है बेटा, और ये 20 ऑसिलेशन का टाइम है, तो 40 ± 1 नहीं कर सकते। हाँ, हमने 20 ऑसिलेशन का टाइम नापा है 40 ± 1, तो एक ऑसिलेशन का टाइम क्या नापा होगा? 20 से डिवाइड होगा, तो ये 2 ± 1/20। यस, समझ गए आप अपना आंसर बेटे? ओके, गुड गुड संजीव, गुड अदिति, गुड युक्ता। तो ये क्वेश्चन है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बढ़ाकर एरर को घटाया जाता है, ये बात भी हमें यहां पे दिखा है। ठीक है, दोबारा बताएं अदिति। ओके, दोबारा बता देते हैं, एक बार बात समझें, एक बार फिर समझो ये क्वेश्चन। वंस मोर, एक बार और इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, जरा ध्यान दोगे। देखो, लेंथ है 20.0, लेंथ की मीनिंग क्या हुई? 20.0 प्लस माइनस 0.1। अच्छा, हमें टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला पता है, 2π√L/G। टाइम पीरियड का स्क्वायर हो गया 4π²L/G, और G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालना है इस क्वेश्चन में। G इज इक्वल टू 4π²L/T²। एरर इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, error in gravitational acceleration del G/G, error in gravitational acceleration del G/G is equal to del L/L plus 2 del T/T। ठीक है, del G/G is equal to del L/L plus 2 del T/T। ये हो गया एरर इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये हो गया del L/L, और ये हो गया 2 del T/T। del L/L हमें पता है बेटा 0.1 और 20, डेल्टा T/T टाइम पीरियड है T। अच्छा, 20 ऑसिलेशन के लिए टाइम नापा है 40 सेकेंड,
और एक स्टॉप वॉच लिया है जिसका लिस्ट काउंट 1 सेकेंड है, मतलब 40 सेकेंड पर जाकर के ये रुकेगा जब तक 20 ऑसिलेशन होगा। और पढ़ने में एक खाने की हमसे एरर हो सकती है बेटा, ये बेसिक एरर है। मान लो ये खाना यहाँ पे बना हुआ है, 40 सेकेंड यहाँ पे हुआ है, तो हमसे एक खाने की उपचूक हो सकती है। तो 20 ऑसिलेशन में टाइम लगा है 40 प्लस माइनस 1 सेकेंड। 20 प्लस माइनस का 20 ऑसिलेशन के लिए 40 प्लस माइनस का 1 सेकेंड। तो एक ऑसिलेशन के लिए 2 डिवाइड कर दो इधर, 2 प्लस माइनस 1/20। एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड हो गया 2 प्लस माइनस 1/20। अब देखो बेटा, L प्लस माइनस डेल्टा L हमारे पास है, टाइम का T प्लस माइनस डेल्टा T हमारे पास है। तो डेल G बाई जी इज इक्वल टू डेल L बाई L प्लस 2 डेल T बाई T। डेल G बाई जी इज इक्वल टू 0.1/20 और डेल T बाई T, तो ये हो जाएगा ये, तो इसको निकाल लिया 5.5%। ठीक है, ओके। अब बात समझे, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फॉर्मूले वही 8 हैं बेटा, बस एक अप्रोच हमने और बताया था। ध्यान देंगे जरा, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं बेटा हम लोग। देखो एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, अब उसके बाद फिर फाइनल जाऊंगा। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल, एक एग्जाम्पल की तरफ जा रहा हूं, जरा इस एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं बेटा। ठीक है, सारे टेक्निकल एग्जाम्पल मैंने इस एरर के वर्कशीट में भेजे हैं, यहां तक आप सॉल्व कर लें प्लीज, और सॉल्व करके आप वर्कशीट 5 सॉल्व कर लें। आज का लेक्चर नोट्स जो है वो पूरा कर लें, सिग्निफिकेंट फिगर छोड़ के पूरा हो जाएगा। अगले लेक्चर में सिग्निफिकेंट फिगर भी मैं आप लोगों को पूरा बता दूंगा। आज ये पूरा लिखने के बाद आप वर्कशीट 5 सॉल्व कर सकते हैं, और वर्कशीट 5 के डाउट आप मुझे भेज सकते हैं। शायद मैं अब वर्कशीट 1 टू वर्कशीट 5 का आंसर आपको भेज दूंगा, ताकि आपने जो किया है वो सही है या गलत इसका आपको अंदाजा हो जाए। ठीक है, तो वर्कशीट 1 टू वर्कशीट 5 का आंसर मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, आज आप वर्कशीट 5 सॉल्व कर लें, और एरर का जो टेक्निकल एग्जाम्पल जो आज दिया हुआ है वो कर लें। सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, हमारा लास्ट लेक्चर। ठीक है, वर्कशीट 1 टू 5 प्रॉपरली आप सॉल्व करें, अपने डाउट भेजें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लगभग डाउट का आंसर आपको भी भेज सकूं, या ग्रुप में आप यदि कॉमन डाउट मुझे भेज दें तो मैं ग्रुप में उसका सॉल्यूशन भी भेज सकता हूं। ठीक है, ध्यान देंगे जरा। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल फाउंड बाय वेइंग इन एयर, कह रहा है रिलेटिव डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है बेटा W1 बाय W1 माइनस W2। W1 है वेट इन एयर, किसी बॉडी का एयर में वेट, और निकाला हुआ है बेटा ये एयर में वेट 10.0 प्लस माइनस 0.1 GF। ठीक है, ये दिया हुआ है बेटा। अच्छा, वेट इन वाटर W2 है बेटा, वेट इन वाटर W2 है, वेट इन वाटर। ठीक है, और वेट इन वाटर जो है वो दिया हुआ है बेटा 5.0 प्लस माइनस 0.1 GF। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन डेंसिटी, ये रो आर में मैक्सिमम पॉसिबल एरर बताना है। जरा इस क्वेश्चन को देखें एक बार। रो आर बराबर क्या दिया हुआ है बोलो, रो आर इज इक्वल टू W1 अपॉन W1 माइनस W2। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू वेट इन एयर अपॉन वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी बराबर वेट इन एयर अपॉन वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। क्लियर है बात? ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन समझें। अच्छा देखो, रो आर बराबर W1 अपॉन W1 माइनस W2। मैं रो आर को कह देता हूं W1 बाई Z। ठीक, जहां मैंने Z किसको लिया है बोलो, W1 माइनस W2 को लिया है।
अच्छा बताओ z हो क्या जाएगा 10 माइनस 5 5, डेल्टा z क्या हो जाएगा डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2, डेल्टा z क्या होगा 0.1 प्लस 0.1 बराबर 0.2, तो z प्लस माइनस z क्या हो जाएगा ये आप दिख गया। कैसे दिख गया ये बात समझे, मैंने W1 माइनस W2 को z मान लिया, यस ठीक है, मैंने W1 को हमने क्या मान लिया बेटा, W1 माइनस W2 को हमने Z मान लिया, गुड अदिति GF। W1 माइनस W2 को हमने क्या कह दिया Z कह दिया बेटा। तो तुम्हें पता है कि सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, पहले तो Z क्या हो जाएगा 10 माइनस 5 5, और एरर इन सब्सट्रैक्शन क्या होता है वो बताओ, व्हाट इज द एरर इन सब्सट्रैक्शन, एरर इन सब्सट्रैक्शन में एरर ऐड हो जाता है ना, तो डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2। अब बताओ रो आर में रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा बोलो, डेल्टा रो आर बाय रो आर बराबर डेल्टा W1 बाय W1 प्लस डेल्टा Z बाय Z, यही होगा ना बोलो। अरे ए बाय बी में एरर क्या होता है, डेल ए बाय ए प्लस डेल बी बाय बी, व्हाट इज द एरर इन दिस, डेल W बाय W1 प्लस डेल Z बाय Z, तो डेल रो आर बाय रो आर क्या हो जाएगा, मतलब एरर इन रिलेटिव डेंसिटी बाय रिलेटिव डेंसिटी, डेल्टा W1 कितना है, डेल्टा W1 0.1 बाय 10, डेल्टा W1 कितना है बोलो 0.1 बाय 10, और डेल्टा Z क्या है बोलो 0.2 बाय 5, तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी बोलो इंटू 10 प्लस 0.2 बाय 5 इंटू 100%, क्या हो जाएगा बोलो 10 बाय 10 प्लस 20 बाय 5 1 प्लस 4, 5% एरर होगा रिलेटिव डेंसिटी में, एरर इन रिलेटिव डेंसिटी इज 5%, परसेंटेज एरर इन रिलेटिव डेंसिटी दिस इज 5, ये आप समझ गए क्या, 5% का एरर होगा बेटा, कैसे हुआ समझ गए ना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप फिर समझ लो, रिलेटिव डेंसिटी होता है वेट इन एयर अपॉन वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, किसी का वेट इन एयर मेजर किया हुआ है 10.0 प्लस माइनस 0.1, किसी का वेट इन वाटर मेजर किया हुआ है 5.0 प्लस माइनस दिस, मैंने W1 माइनस W2 को Z मान लिया, तो Z किसको माना है W1 माइनस W2 को, Z क्या हो जाएगा 10 माइनस 5 5, डेल्टा Z क्या होगा A माइनस B हो तो एरर ऐड हो जाता है ना, डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2, डेल्टा Z क्या हो जाएगा 0.2, और A बाई B में एरर क्या होता है बोलो, व्हाट इज एरर इन A बाई B, डेल रो आर बाय रो आर बराबर डेल्टा W1 प्लस डेल Z बाय Z, तो डेल्टा W1 क्या है 0.1 बाय 10 प्लस डेल Z बाय Z 0.1 बाय 5, तो क्या हो जाएगा 0.1 बाय 10 प्लस 0.2 बाय 5, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 5% का एरर हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी में। गुड अदिति, गुड युक्ता, गुड अनिकेत, गुड अंकित, गुड पिंकू, गुड दिनेश, गुड वर्क। आप आज वर्कशीट 5 सॉल्व कर लें सभी बच्चे। ओके, एक और एग्जांपल पर ले जाता हूं मैं, वन मोर एग्जांपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन पे जा रहा हूं बेटा कि इफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज बाय 10%, इस क्वेश्चन का आंसर समझेंगे जरा आप एक बार। मैं क्या समझा रहा हूं जरा ध्यान देंगे। एक एग्जांपल है ये, इफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सॉरी, if momentum of an object, if momentum of an object is increased by 10%, then its kinetic energy will increase by
विल इंक्रीज बाय, या काइनेटिक एनर्जी में एरर क्या होगा ये बताना है, ठीक है। 10% एक बड़ा एरर है बेटा, आप जरा इस बात को समझना। अब एक बार हम आगे बढ़ रहे हैं, देखो क्या कह रहा है, इफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज बाय 10% तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो बाद में दूंगा, पहले मैं इसको एनालाइज करूंगा कि ये है क्या। तो सबसे पहले इसको मैं एनालाइज करूंगा, वो समझना। देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी होती है p²/2m। कैसे होती है वो भी समझ लो। काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा हाफ mv²। इस क्वेश्चन का आंसर अपन बाद में देंगे, पहले इसकी पूरी बात एनालाइज करते हैं कि ये होता तो क्या होता, ये होता तो क्या होता, ठीक है, और ये है तो क्या है, इसको हम समझते हैं पहले। देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी जो हो गया वो हो गया कितना, हाफ mv²। अच्छा, हाफ mv² में ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा v²/2m। ये हो जाएगा m से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा m²v²/2m। mv को मोमेंटम कहते हैं, ये हो जाएगा p²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है बेटा वो होता है p²/2m, मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मास, ठीक है। 10% एरर कैसे हुआ प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। मैंने नहीं, ये बेटा अगला कह रहा है कि मोमेंटम में एरर यदि 10% हो तो काइनेटिक एनर्जी में कितना होगा। इंक्रीज कह रहा है या एरर कह रहा है, बात वही है अभी, ठीक है बेटा। प्लस माइनस 10% ना, तो यहां केवल +10 कह रहा है, -10 नहीं कह रहा, लेकिन बात तो वही है बेटा। कह रहा है मोमेंटम में यदि चेंज बाय, इंक्रीज बाय की बजाय चेंज बाय कर देते तो भी बात वही थी बेटा। मैं यहां क्वेश्चन में कह दूं कि इफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज बाय 10% तो भी बात वही है, चेंज बाय, प्लस भी या माइनस भी, दोनों हो सकता है, ठीक। पहले इसके फोकस करो कि इसके कितने बातें हमारे पास आ सकती हैं, कितनी चीजें इससे बन सकती हैं, वो देखो पहले। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, वैसे एरर इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता, डेल EK/EK इज इक्वल टू 2 डेल P/P प्लस डेल m/m। मैं कह रहा हूं एरर इन काइनेटिक एनर्जी यदि इस फॉर्मूले में पूछा जाए तो एरर इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बोलो। एरर इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा, एरर इन काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डेल EK/EK इज 2 डेल P/P प्लस डेल m/m। एरर इन काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। यदि क्वेश्चन होता, इफ इन क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन होता मोमेंटम हैज एरर 2%, मोमेंटम हैज एरर 2% एंड मास हैज एरर 1%, फाइंड एरर इन काइनेटिक एनर्जी, फाइंड एरर इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बोलो। डेल EK/EK 2 डेल P/P। मोमेंटम में एरर है 2% और मास में एरर है 1%, आंसर हो जाता 5%। ये तुम्हारा सिंपल व्यू क्वेश्चन का यदि होता तो ऐसे कर लेते हैं, यस। हाँ, गुड अदिति। तो मैं क्या कह रहा हूं, यदि ये क्वेश्चन नहीं होता, यदि ये क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन क्या होता कि मोमेंटम हैज एरर ऑफ 2% एंड मास हैज एरर ऑफ 1%, देन फाइंड द एरर इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में एरर क्या होगा, तो मोमेंटम में एरर, तो डेल P/P इंटू 100% की वैल्यू क्या है, 2%। डेल P/P इंटू 100% की वैल्यू क्या है, 2%। डेल m/m इंटू 100% की वैल्यू क्या है, 1%। तो 2 इंटू 2% और 1% क्या हो जाएगा, बोलो ये 5%। बोलो ये क्या हो जाएगा, डेल EK/EK इज इक्वल टू 5%, ठीक है। डेल EK/EK ये जो वैल्यू हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी टोटल 5% वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है बात, हम आगे बढ़ते हैं चीजों में। अब बात समझो, ये क्लियर है, ठीक है। लेकिन ये यहीं पे ये देता बेटा, इफ मास इज कांस्टेंट हेयर, इफ मास इज कांस्टेंट हेयर, जैसा कि मान लो दिया जाए कि यदि मास जो है इज नोन एग्जैक्टली, मास इज नोन एग्जैक्टली, मैं कह रहा हूं मास जो है वो एग्जैक्टली नोन है,
तो ऐसे में क्या हो जाएगा, डेल ई के बाई ई के बराबर 2 डेल पी बाई पी। यदि मास को एग्जैक्टली नापा गया है, यस गुड आंसर। अब मैं कह रहा हूं यदि मास को एग्जैक्टली नापा गया है तो मास में तो एरर होने से रहा। यदि मास को एग्जैक्टली नापा गया है तो देयर इज नो एरर इन मास। तो क्या होगा फिर ऐसे में, डेल ई के बाई ई के इज 2 डेल पी बाई पी। तो मास यदि एग्जैक्टली नापा जाएगा तो ऐसे में एरर 2% के हिसाब से क्या होगा, एंड मोमेंटम एज ए एरर 2%, and momentum has an error 2%, momentum error 2% है, then error in kinetic energy क्या हो जाएगा बोलो, एरर इन काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम में एरर 2% है तो काइनेटिक एनर्जी में एरर होगा 4%। काइनेटिक एनर्जी में जो एरर होगा वो होगा 4%। यस, अच्छा देखो बेटा यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एरर 10% चला जाए, 2%, 3%, 4%, यहां कोई एरर नहीं है। तो यहां पे यदि मैं एक बात कहूं बेटा, यदि यहां पे मैं एक बात कहूं, अब यदि मैं यहां पे बात कहूं तो जरा बात समझना। मैं कह रहा हूं काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m और मास इज नोन एग्जैक्टली। मैं ये कह रहा हूं कि मास जो है वो एग्जैक्टली नोन है, मोमेंटम हैज एन परसेंटेज एरर ऑफ दिस, देन काइनेटिक एनर्जी हैज एरर ऑफ, क्या होगा, तो डेल ई के बाई ई के इज इक्वल टू 2 डेल पी बाई पी होगा बेटा। मोमेंटम में 1% का एरर तो 2%, 2% का तो 4%, 3% का 6%, 4% का 8%। लेकिन जब मोमेंटम में एरर 10% हो तो हम नहीं कह सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? पिछला फॉर्मूला कब होता, डेल एम बाई एम, जब ये वर्ड नहीं काम में लेगा तो, ठीक। और एरर ऐसे कब तक निकालते हैं, जब तक एरर छोटा हो तभी तक निकालते हैं। इस तरह से एरर कब तक निकाला जाता है, जब तक एरर छोटा हो तभी तक निकालते हैं बेटा। इसका मतलब आप मेरी बात समझ रहे हैं, जब तक एरर छोटा हो तभी तक हम एरर निकालते हैं। मतलब जैसे मोमेंटम में एरर 1% तो काइनेटिक एनर्जी में एरर 2%। देखो डेल ई के बाई ई के इज इक्वल टू मोमेंटम में एरर 2%, काइनेटिक एनर्जी में 4%, मोमेंटम में 3%, 6%, 4%, 8%। लेकिन जब एरर 10% जैसा हो तो हम ये 10% और 20% जब लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि मूवमेंट एरर जब बड़ा हो तो ऐसे नहीं करते हैं। एरर जब बड़ा हो तो ये मेथड काम में नहीं लिया जाता। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब तक क्या क्या चल रहा था वो पूरा समझाया मैंने, लेकिन जब एरर बड़ा हो तो ये काम में नहीं ले सकते, डेल ई के बाई ई के बराबर 2 डेल पी बाई पी। अब कुछ नया करना होगा, समझ रहे हो बात? तो क्या करना होगा उसकी बात करेंगे हम लोग। तो अब मैं मिटा रहा हूं कि यदि एरर बड़ा हो तो ये मेथड काम में नहीं लेते। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एरर बड़ा हो तो हम ये मेथड काम में नहीं लेते हैं, ये बात क्लियर है? क्यों नहीं लेते अब जरा बात समझना। अब देखो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है p²/2m, ओके। और अब मैं लिख रहा हूं इफ मोमेंटम चेंज बाय 10%, यदि मोमेंटम चेंज हो जाए 10% से, इफ मोमेंटम चेंज बाय 10%, देन नया मोमेंटम क्या हो गया बेटा, p डैश, तो p प्लस p इंटू 10%, 11p/10। मोमेंटम को यस अल्टरनेटिव नहीं बेटा, तुम इसको अंजलि ये कहो कि जब तक एरर छोटा हो तब तक वो मेथड काम में लेते हैं। जब एरर बड़ा हो बेटा तो कैलकुलेशन किया जाता है। कैसे? ऐसे समझा रहा हूं अभी। इफ मोमेंटम चेंज बाय 10%, तो पहले मोमेंटम p था बेटा, अब मोमेंटम क्या हो जाएगा, p प्लस 10%, तो p प्लस p/10 इंटू 100, ये हो जाएगा 11p/10। अब नया मोमेंटम, तो नई काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, p डैश² बाई 2 है, मास तो बदला नहीं,
केवल कौन बदला, मोमेंटम। तो मास इज नोन एग्जैक्टली दिया हुआ है बेटा यहां इस क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा P डैश 11 P/10 का होल स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, मोमेंटम में 10% का चेंज, तो नया मोमेंटम 11 P/10, तो काइनेटिक एनर्जी E के डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 121/100 P²/2m, 121/100 P²/2m हो जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का डैश क्या हो जाएगा 121/100 इंटू ई के, 121/100 इंटू ई के। ठीक है, 121/100 और यहां क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा ई के। ठीक है, 121/100 इंटू ई के। तो अब बोलो क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ई के डैश माइनस ई के। जब मोमेंटम में चेंज 10% हुआ, जब मोमेंटम P से बदल के P डैश हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी ई के से बदल के ई के डैश हुई। जब मोमेंटम P से बदल के P डैश हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी ई के से बदल के ई के डैश हुई। ठीक है, तो ई के डैश क्या हो जाएगा, ई के डैश चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 121/100 ई के माइनस ई के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 21/100 ई के। कैसे हुआ बेटा, ये देखो 120 ई के माइनस 100 ई के बाय 100, तो ये हो जाएगा 21 ई के बाय 100। तो बोलो क्या हो जाएगा, डेल ई के बाय ई के इज 21/100। देख रहे हो, इसी को कहते हैं परसेंटेज चेंज। व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज एरर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज एरर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बोलो क्या होता है, डेल ई के बाई ई के। परसेंटेज एरर का क्या होता है, डेल ई के बाई ई के। यस, 100 कर दो बेटा, 21% हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो अब वो मेथड काम में लेने पे क्या गलती आती, यदि मैं डेल ई के बाई ई के बराबर 2 डेल P बाई P लिख देता, जो सही है, छोटे एरर के लिए बिल्कुल सही है, मैं लिख भी सकता हूं डेल ई के बाई ई के बराबर 2 डेल P बाई P। यदि मैं लिख देता और डेल P बाई P को 10% लिखता तो 20% होता, जबकि एरर क्या आ गया है, एरर आ गया 21%। तो तुम देख पा रहे हो ना कि यहां से 1% का अंतर आना चालू हो गया है। तुम देख पा रहे हो क्या कि यहां से 1% का एरर, 1% का एरर आना चालू हो गया है। तो जब एरर बड़ा हो तो ये वाला मेथड काम में नहीं लेते। जब एरर बड़ा हो तो आप क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। जब एरर बड़ा हो तो आप क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। ठीक है, अच्छा बात समझना आप जरा एक बार। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, चेंज बाय 20% कर रहा हूं, एज चेंज बाय 20%। मैं क्या चेंज कर रहा हूं जरा समझना। इफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंज बाय 20%, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंज बाय, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंज बाय। नया क्वेश्चन, तो 20 का 40 कर दूं, गलत हो जाएगा, क्योंकि बड़े एरर में वो मेथड काम में नहीं लेते। समझ रहे हो बात। तो क्या करें, मोमेंटम चेंज हुआ 20% से, तो मोमेंटम को बेटा यहां 20% से चेंज करो, ये हो जाएगा 12P/10। ठीक, ये हो जाएगा 12P/10, ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 44% का एरर। तो बात समझ रहे हो क्या होगा, व्हाट इज द चेंज बेटा, 44% का एरर हो जाएगा। इफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज बाय 20%, देन काइनेटिक एनर्जी चेंज बाय 44%। तो यदि 40% लिख देते तो मामला हमारा
फंस जाता। समझ रहे हो बात? ओके, मिटा दूं मैं? अब ध्यान दो बेटा जरा एक बात पर। अच्छा, यदि मैं कहूं मोमेंटम में चेंज और काइनेटिक एनर्जी में चेंज बताइए, तो मैं कहूं यदि 10% तो 21%, 20% 44%, 30% 69%, 100% 300%, और यदि मैं कहूं 1% 2%, 2% 4%, 3% 6%, ये होता है छोटे में बेटा डेल पी बाई पी डेल ई के बाई ई के। और यदि एरर बड़ा हो तो हमें निकालना पड़ता है, एरर बड़ा हो तो। यस, क्या 10% तो 21%, 20% तो 44%, 30% तो 69। क्यों? क्योंकि 130 हो जाता है, स्क्वायर करते 169 और 169 में घटाते तो 69%, 100% तो 300%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, अब थोड़ी सी बात आप मेरी समझ लें एक बार, थोड़ी सी बात आप मेरी समझ लें। एरर तक, यहां तक का नोट्स आप जरूर बना लें। ठीक है, आप यूनिट डायमेंशन से एरर तक का मुझे कॉपी में फर्स्ट और लास्ट पेज भेज दें। वर्कशीट 5 तक आज सॉल्व कर लें। आज आप वर्कशीट 5 तक सॉल्व कर लें, अपने डाउट भेजें, आप जितने भेज सकते हैं मुझे, उन सब का सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा मैं आज। ठीक है, आज आप जो भी डाउट भेजेंगे उसका सॉल्यूशन दूंगा, और यदि वो सॉल्यूशन आप नहीं समझ रहे तो आप मुझे लिख के भेजो, सर ये सॉल्यूशन डोंट अंडरस्टैंड, तो मैं अगली क्लास में उसको क्या कर दूंगा, डिस्कस कर दूंगा बेटा। ठीक है, तो आज अपनी जो भी डाउट आती है वर्कशीट 1 से 5 में आप क्वेश्चन मार्क लगा के भेजें, मैं सॉल्यूशन लिख के भेजूंगा। सॉल्यूशन यदि आपके समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो आप लिख के भेज दें डोंट अंडरस्टैंड, मैं उसका अगले क्लास में उसको एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है बात? तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए। आज आप वर्कशीट 1 से 5 आप पूरा सॉल्व करें। हमने एरर तक की बातें कर ली है। सिग्निफिकेंट फिगर एक छोटा सा लेक्चर है हमारे बीच में। सिग्निफिकेंट फिगर इजी है, एरर जितना टेक्निकल नहीं है। ठीक है, लेकिन ये याद रखें कि यूनिट डायमेंशन एरर 2 क्वेश्चन देके जाएगा, 8 मार्क्स। तो चाहे टारगेट का बच्चा हो चाहे फाउंडेशन का बच्चा, ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लो बेटा कि अभी से यदि तुम 8 मार्क्स मजबूत कर रहे हो तो तुम धीरे धीरे क्लोज हो रहे हो अपने टारगेट के प्रति। 180 मार्क्स में यदि कोई 8 मार्क्स, 45 क्वेश्चन में यदि कोई अपना 2 क्वेश्चन बेहतर करता है इनिशियल में, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है बेटा। ठीक है, फिजिक्स में तो हर क्वेश्चन काउंट होता है कि जितने ज्यादा क्वेश्चन आप कर रहे हैं यूं समझ लें कि आप बहुत क्लोज जा रहे हैं। तो 2 क्वेश्चन तैयार करने का मौका है बेटा। यस सर कांट बी यूज द सेकेंड मेथड फॉर अ स्मॉल एरर। किरण, स्मॉल एरर के लिए सेकेंड मेथड, यस एरर कंप्लीट हो चुका है अंजलि। ठीक है, हाँ किरण, हम छोटे एरर के लिए सेकेंड मेथड यूज नहीं कर सकते। छोटे एरर के लिए हम जनरली फर्स्ट मेथड ही यूज करते हैं। ठीक है, नहीं कोई नाम नहीं है सरस्वती, ज्यादातर ये है कि छोटे एरर होते हैं 1%, 2%, 3%, तो हम पहले वाला मेथड काम में लेते हैं। 10% या उससे बड़े वाले एरर में हम दूसरा मेथड काम में लेते हैं बेटा। ठीक है, आज आप वर्कशीट 1 से 5 तक सॉल्व कर लें, एरर तक लिख लें। आपके जो भी डाउट आएंगे मेरे पास आज मैं उसका सॉल्यूशन भेजूंगा। ठीक है, और आप यदि उसको नहीं समझ पा रहे मुझे वापस भेज दें, मैं अगले लेक्चर में लाइव डिस्कशन में उसकी बात करूंगा ताकि आप उसे समझ पाएं। ठीक है, वर्कशीट 1 to 5 सॉल्व कर लें, एरर तक के नोट्स बना लें। अगला लेक्चर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। यह आपके 8 क्वेश्चन का मैटर है बेटा, 8 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चन देके जाता है। आप बेसिक जितनी मजबूत करेंगे फिजिक्स उतनी अच्छी होगी। मैं फिर बता रहा हूं, यूनिट डायमेंशन एरर
अगला चैप्टर वेक्टर। बेसिक जितनी मजबूत करेंगे फिजिक्स उतनी बढ़िया होगी। फिजिक्स बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, यदि हम बेसिक 3-4 चैप्टर ढंग से कर लें तो आगे की फिजिक्स समझना हमारे लिए आसान है। और यदि हम बेसिक में फंस गए पहले 3-4 चैप्टर में तो फिजिक्स थोड़ी सी टफ हो जाती है बेटा, ठीक है। तो सभी बच्चे अपना बेसिक्स तैयार करें। ओके, थैंक यू।